प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नीतीश कुमार इस वक्त आ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अरे बड़ा गजब आदमी, बैठिए ना भाई, खड़े बीच में, आप ही को बोल रहे हैं, बैठ जाइए। ये धीरे धीरे बात है यार, किसी का होगा ना, कोई है पता मेरा 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 तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। तमाम बीजेपी के महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, लालू नीतीश की पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और अब किसी भी वक्त औपचारिक ऐलान किया जाएगा उम्मीदवारों का। 243 सीटें और साथ ही उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान अब किया जाएगा। लालू की तरफ से अपने दोनों बेटों को चुनावी मैदान में उतारा गया इस बार, और साथ ही जाति के आधार पर ही टिकटों का ऐलान किया गया है। नीतीश ने भी जाति फैक्टर को ध्यान में रखा है, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही लालू ने भी टिकटों का ऐलान किया है। आपको बता दें, तीनों पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, तीनों मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, नीतीश कुमार आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष। सेटल कर जाइए, तब बताइए, हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि उधर से अगर एक आवाज भी आई तो हम लोग तब तक बोलेंगे नहीं। और छायाकार बंधुओं से निवेदन है कि उनके लिए अलग से कोई विजुअल उपलब्ध होने वाला नहीं है, अलग से कोई विजुअल उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसलिए आप कृपा करके अपने कैमरा को इतना ऊंचा न कर दें कि जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं उनको कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और यहां आप देख रहे हैं हमारे साथ जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी उपस्थित हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र पूर्वे जी उपस्थित हैं, और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी उपस्थित हैं। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने तीनों दलों का जो गठबंधन बना है, जिसे हम महागठबंधन कहते हैं,
और अंग्रेजी में लोग इसको ग्रैंड अलायंस बोलते। तो इस महागठबंधन के द्वारा सीटों का जब बंटवारा हुआ, उसका ऐलान 12 अगस्त को ही कर दिया गया था, और उसके बाद कौन सी सीट कौन पार्टी लड़ेगी इसका भी ऐलान किया जा चुका है। और उसी दिन इस बात की जानकारी आप सब लोगों को दी गई थी कि हम सब लोग अपने अपने दलों में निर्णय करने के बाद एक साथ उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। आज संयुक्त रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जो घटक दल के प्रत्याशी हैं, उन सबों की एक समेकित सूची आज जारी की जा रही है। अब उस सूची को किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार हैं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपको वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बातचीत के बाद ये उपलब्ध है, और जब आप बाहर निकलेंगे तो आप सब लोगों के हाथ में वो पूरी सूची दे दी जाएगी। इसलिए इसे आप रिलीज मानिए, इसको जारी किया जाता है औपचारिक तौर पर। 242 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा की गई है। अभी 1-2 दिन के बाद और घोषणा हो जाएगी। इसमें हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिया है। महागठबंधन ने, सभी घटक दलों ने जो अपने अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उनको एक साथ मिलाकर उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि समाज के हर तबके का, हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूं, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के, माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से समाज के विभिन्न समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, और ये सूची आपको जारी कर दी जाएगी। अगर आप उसका और ब्रेकअप चाहेंगे तो आप तो स्वयं सक्षम हैं, उसका सब ब्रेकअप आप कर लीजिएगा, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए वह भी चाहिएगा तो एक व्यक्ति बैठकर सबकी तरफ से आपको त्वरित ढंग से वो भी बता देंगे बाहर। वो इस संवाददाता सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। तो हम लोगों ने सोच विचार कर और सभी दलों ने अपने अपने जो उनकी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। और यह बात सही है कि चूंकि हम लोगों ने एक बार यह निर्णय ले लिया था कि हम संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, इसलिए सभी दल के लोग जो पहले फेज के या दूसरे फेज के चयनित उम्मीदवार थे, उनको अपना सिंबल दे रहे थे। इसलिए देना जरूरी था कि उनको नामांकन का पर्चा दाखिल करना था। लेकिन समेकित सूची, जैसा कि हम लोगों ने कहा है, और आप देख रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन है जहां किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पहले सीटों की संख्या निर्धारित की, फिर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसका निर्णय कर लिया गया, और फिर सब ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए, और आज उसको संयुक्त रूप से हम लोग घोषित कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि लंबी चर्चा के बाद सीटों का निर्धारण किया गया है।
आज तीनों दल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और ये सब लोगों ने मुझे कहा, लालू जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा कि भाई महागठबंधन के उम्मीदवारों की संयुक्त सूची आप ही जारी करें और इसलिए सब लोगों की राय के हिसाब से ये सब जारी हो रहा है। हम लोग कल जारी करना चाहते थे, लेकिन आप सब जानते हैं हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय हुआ था उसको कल देर रात में वो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है, इसलिए कल शाम में जो हम लोगों को करना था वो आज हम सुबह कर पा रहे हैं। तो इसके संबंध में तो इतनी ही जानकारी है और इसके अलावे हम एक दो बातों पर और जोर डालना चाहेंगे। महागठबंधन इस चुनाव में विकास को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानती है और हम लोग उसके आधार पर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और पूरे समाज में विभाजन की राजनीति करती है, चाहे वो जाति के आधार पर हो या संप्रदाय के आधार पर। और अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में आपसी खींचतान हुई है और जिस ढंग से लोगों ने अपनी नाराजगी प्रकट की है, यानी अपने घटक दलों को भी कितना विश्वास में लिया, हर तरफ से पिछले सप्ताह 10 दिन से इसी प्रकार की खबरें आती रही। तो खैर जो भी हो वो उनका अंदरूनी मसला है, वो जिस प्रकार से अपने सहयोगियों को डील करें और जो सहयोगी हैं उनके किस प्रकार से उनके सामने नतमस्तक होकर चले, ये उनका काम। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। अभी हाल में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का बयान आया और बयान क्या, उनका जो मुखपत्र है आरएसएस का पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, उसमें एक इंटरव्यू उनका प्रकाशित हुआ और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो आरक्षण के प्रश्न पर जो राय रखी उसको देखने का अवसर मिला। उनके इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही है उससे यह साफ प्रकट होता है कि वे आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को ठीक नहीं मानते और इसलिए समीक्षा ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि जो आरक्षण का मसला है, उन्होंने जिक्र किया था कि संविधान बनाने वालों ने और संविधान में इस बात का जिक्र किया गया था, तो उस प्रकार से नहीं चल रहा। मतलब उनका स्पष्ट नजरिया है कि एक समय निर्धारित किया गया था, उसके बाद इसको क्यों जारी रखा गया, और ये कहा उन्होंने कि यह सब राजनीतिक है। और आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने कथन में इस बात की वकालत की है कि ये जितने लोग हैं, राजनीति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि राजनीति के लोग। अब प्रश्न यह है कि जो संविधान है अपना, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है और जब कोई इनैक्टमेंट होता है तो उसके बाद उसको देखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो यह जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे इतर कोई व्यवस्था वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ लोग की कमेटी बन जाए और वो कमेटी इन चीजों पर विचार करे कि किन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए और कितने दिन तक आरक्षण मिलना चाहिए। यानी उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से अलग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने की बात कही। आप में से सब लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे सामने उनके इंटरव्यू के वो अंश हैं, मैं उद्धृत करना चाहता हूं। प्रश्न है, आपने कहा कि प्रामाणिकता ही कसौटी होती है। कोई ऐसी नीति जिसमें आपको लगता है कि ये ठीक है और पूरी प्रामाणिकता से लागू की गई है,
ऐसी नीतियों से एकात्म मानव दर्शन साकार हो सकता है? क्या ऐसी कोई एक नीति आपको दिखाई देती है जो लागू की गई है या नहीं भी की गई है? आपकी क्या कल्पना? इस पर उत्तर देते हुए कहते हैं भागवत जी, जैसे अपने संविधान में सामाजिक पिछड़े वर्ग पर आधारित आरक्षण नीति की बात है, तो उसको राजनीति के बजाय जैसा संविधानकारों के मन में था वैसा उसको चलाते तो आज ये सारे प्रश्न नहीं खड़े होते। संविधान में जब से यह प्रावधान आ गया है तब से उसका राजनीति के रूप में उपयोग किया गया। हमारा कहना है कि एक समिति बना दो जो राजनीति के प्रतिनिधियों को भी साथ ले, लेकिन चले उन लोगों की जो सेवाभावी हों, यानी जो एलिट हों। इनके लिए सेवाभावी वही है जो एलिट है, अभिजात्य वर्ग है वही सेवाभावी इनके समझ में होते हैं, तथा जिनके मन में सारे देश के हित का विचार हो। उनको तय करने दें कि कितने लोगों के लिए आरक्षण आवश्यक है, कितने दिनों तक उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इन सब बातों को लागू करने का पूरा अधिकार उस समिति के हाथ में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं। एक एलिट कमेटी हो, उसके हाथ में यह हो किसको आरक्षण मिले और कब तक आरक्षण मिले। देखिए कितने खतरनाक विचार हैं। संविधान से इतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बना दो, वही तय करेगा। न पार्लियामेंट का मतलब, न पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब, किसी का मतलब नहीं। मतलब है इनके द्वारा सुझाए गए कुछ लोगों की कमेटी को यह अधिकार सौंप दिया जाए। यह विचार क्या है? ये कुल मिलाकर ये जो संविधान ने व्यवस्था दी है और संविधान में जो प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष इंतजाम किया जा सकता है, ये जो व्यवस्था की गई है, और संविधान ने जो अनुसूचित जाति की सूची बनाई पिछड़े वर्गों के अंदर से, और अनुसूचित जनजाति की, ट्राइबल्स जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं, इन लोगों के आरक्षण का प्रावधान कर दिया आबादी के अनुपात में। और बाकी जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जिसको आप ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज, उसके लिए व्यवस्था दे दी गई कि राज्यों में इस बात पर भी किया जा सकता है, केंद्र भी कर सकता है। एक लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था वीपी सिंह जी के कार्यकाल में लागू की गई, राज्यों में अलग अलग समय में लागू की गई। यह व्यवस्था संविधान सम्मत। भागवत जी का विचार है कि सब तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, एक कमेटी बना दो, वही तय कर दे किसको मिले आरक्षण और कब तक मिले आरक्षण। तो यह बहुत ही खतरनाक विचार है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हमें एक स्वयंसेवक होने पर नाज है। तो जो आरएसएस का विचार है वो अंतिम है। ये बोले कुछ भी, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कोई फैसला हो गया तो वो अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसी तरह से आरएसएस में अगर आरएसएस प्रमुख ने कोई बात कह दी तो बीजेपी का क्या मतलब उसके साथ? बीजेपी तो एक पॉलिटिकल आउटफिट है उनका, एक राजनीतिक संगठन है। आरएसएस की पहल पर ही जनसंघ की स्थापना की गई, जो कालांतर में आज बीजेपी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रही है। और सभी प्रचारक और स्वयंसेवक सर्वोच्च पदों पर विराजमान हैं और इनको नाज है। अभी 3 दिन का शिविर चला, सबने अपनी हाजिरी दी लगाई वहां। और जो अगर भागवत जी कह दिए उससे अलग कोई विचार है, इनका कोई मंत्री केंद्र में या कोई नेता कुछ कह देता है, उसकी कोई वक़्त नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब है तो आरएसएस का। और आरएसएस चीफ सरसंघ चालक ने जब कह दिया
तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसलिए आज बीजेपी बिल्कुल सामने है। समाज में गरीब गुरबा वंचित लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती है, किसी का डर दिखाकर समर्थन हासिल करना चाहती है, और दूसरी तरफ उनके हितों पर कुठाराघात करने की इनकी पूरी तैयारी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये जो संविधान की व्यवस्था है, इसको किसी भी सूरत पर न इस पर रिव्यू किया जा सकता है, न इसको समाप्त किया जा सकता है। तो अभी तक जो कह रहे थे कि हम लोगों ने कहा कि नहीं लागू रहेगी व्यवस्था, ये उनके स्टेटमेंट दे देने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। आरएसएस चीफ ने कहा और उन्होंने जो कहा है हमने आपको पढ़कर सुना दिया, इसमें कुछ बचता नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है, अपने आप में स्वयं स्पष्ट है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। संविधान से इतर नई व्यवस्था चाह रहे हैं, आरक्षण को समाप्त करने की मंशा है, जो वंचित तबके के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो इंतजाम किया गया है विशेष अवसर का सिद्धांत अपनाते हुए, उसको ये समाप्त करना चाहते हैं। तो एक बात तो ये है, और दो बात और मुझे बता देना है कि आप सबको मालूम है कि हमने लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उसकी कॉपी वित्त मंत्री जी को दी, प्रधानमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, और जब इन्होंने तथाकथित पैकेज का ऐलान किया तो उसके बारे में हमने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि पैकेज नहीं है, ये पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग। और जब हमने इतना पत्र लिखा था तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, उसकी कोई सूचना भी नहीं भेजी थी। जब ये आलोचना हमने की तो कई दिनों के बाद वित्त मंत्री जी का पत्र आया हमारे अनेक पत्रों के संदर्भ में, और उसमें एक लिखते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने एक विशेष पैकेज दिया है, उसको हम आपको भेज रहे हैं संलग्न करके। हमने उसका उत्तर भेजा डिटेल, और ये बता दिया कि आपका ये जो पैकेज का डॉक्यूमेंट है ये हमको आज भेज रहे हैं 3 सप्ताह के बाद, ये 3 सप्ताह पहले से पब्लिक डोमेन में है और इस पर खूब विज्ञापन और प्रचार भी किया जा रहा, आज भेज रहे हैं आप। लेकिन हमने बिंदुवार एक एक बात अपने पत्र में उठाते हुए उनको उत्तर भेजा। वो मेरा पत्र नहीं था, उनके पत्र का उत्तर था। फिर 2 दिन पहले जेटली साहब का छपा समाचार माध्यमों से मालूम हुआ कि उन्होंने हमारे उस पत्र का उत्तर दिया। मैंने खुजवाया, वो पत्र नहीं मिला था। अखबार में पहले छप गया, मीडिया में पहले आ गया। हम उनको कोई पत्र लिखते हैं तो जब उनको मिल जाता है, डिलीवर हो जाता है, तब हम रिलीज करवाते हैं। वो बिना डिलीवर कराए उन्होंने रिलीज कर दिया, तो खैर उसको देखा, हम पीछे लग गए कि भाई जल्दी पत्र मिले, जल्दी पत्र मिले। तो पत्र मिला है, हमने उसको पढ़ा, देखा, हम आज उसका उत्तर तैयार कर रहे हैं। उसमें कोई दम नहीं है, मैंने जितनी बातें उठाई उसका एक का भी उत्तर नहीं। तो फिर हम एक पत्र उनको भेज रहे हैं। उन्होंने जो पत्र भेजा है उनके पत्र के उत्तर में मैंने, मेरे उत्तर के पत्र के उत्तर में उन्होंने भेजा। अब उनको हम फिर उत्तर भेज रहे हैं, उनको उत्तर भेज रहे हैं, वो पत्र जारी कर देंगे उनको डिलीवर करने के बाद। आज हम पत्र तैयार कर रहे हैं, हमने देख लिया है, और आज वो हम उनको भेज देंगे और उनको डिलीवर कराने के बाद कल हम उसको जारी करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक बात इन्होंने अभी हाल में कही कि विकास पर क्या बहस करेंगे। गुजरात पहला नंबर पर है, बिहार 21वां नंबर पर है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में केंद्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाई गई। अब आप देखिएगा अभी वह भी किस प्रकार से बिहार को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए वो किया गया।
एक केंद्र में दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें सब राज्यों को बुलाया गया और कुछ क्वेश्चनायर बनाए गए और 98 पॉइंट तय किए गए और राज्यों को दे दिया गया कि आप इसका उत्तर भेज दीजिए। राज्यों ने उत्तर भेजा, हम लोगों ने भी उत्तर भेजा और ये फॉर्मेट तैयार हुआ वर्ल्ड बैंक के मदद से, उन्होंने तैयार किया। ये कोई सुओ मोटो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं, ये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिल करके, क्योंकि इस मामले में इस इंडिकेटर पर भारत का स्थान इंडिया का दुनिया में 140वां था। इन लोगों के शासन में आने के बाद वो लुढ़ककर 142वें पर चला गया देश का स्थान। तब इन लोगों ने सबकी मीटिंग बुलाई और उसमें ये बात हुई कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पैदा करेंगे राज्यों के बीच में, और उन्होंने भेजा, राज्य की तरफ से उसका उत्तर भेजा गया एक एक चीज का। एक उन्होंने संस्था है KPMG, उसको भी जो राज्य की तरफ से उत्तर जाता था तो KPMG के माध्यम से भी उन्होंने इवैल्यूएशन कराया। KPMG के लोग भी आए और राज्य के संबंधित अधिकारियों से भी उन्होंने चर्चा की और हमारे जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसकी भी तारीफ कर रहे थे, आदि आदि जो हमें अधिकारियों ने बताया। अब इसके बाद भारत सरकार ने जो पत्र भेजा फिर कि हम ऐसा इवैल्यूएशन सबके आधार पर मिलाकर कर रहे हैं, आपको अगर कुछ कहना हो तो आप तत्काल बताइए। और उसके साथ उन्होंने कहा कि एक एनेक्सर संलग्न है, डिटेल, किस इंडिकेटर पर क्या पॉइंट किस राज्य को किस कारण दिया गया। वो चिट्ठी आई लेकिन उसका अनुलग्नक नहीं आया, उसका एनेक्सर नहीं आया। इन लोगों ने लिखा कि भाई हमको अनुलग्नक तो भेजिए, और वह भी जब तक रिस्पॉन्ड करना था उसके बाद वो चिट्ठी आई। तो खैर उसको इंतजार किए बगैर, एनेक्सर भेजे बगैर उन्होंने अपनी तरफ से इसका ऐलान कर दिया। अब इसके बाद जो बिल्कुल ये बनाए हुए आंकड़े हैं उनके, पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया है, तो फिर राज्य सरकार की तरफ से उसके लिए भी पहले भी एक पत्र गया है और पुनः एक पत्र जा रहा है। वो पत्र जाएगा, उसको भी आपकी जानकारी के लिए जारी कर दिया जाएगा। लक्ष्य था कि एक देश में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, लेकिन बिहार के चुनाव के मद्देनजर विकास पर जो हम बहस की चुनौती दे रहे हैं, तो बिहार को नीचा दिखाने अपनी तरफ से तैयार रिपोर्ट में के आधार पर उन्होंने कोशिश की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो उनके रिपोर्ट को हम चुनौती दे रहे हैं वह एक प्रश्न है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर आपने अपने से ही आंकड़ों की हेराफेरी करके बिहार को 21वें स्थान पर पहुंचा दिया और उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास ही नहीं हुआ। तो ये सब एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है बिहार को नीचा दिखाने का। उसका भी पूरा का पूरा उत्तर जाएगा और डिटेल हम जारी करेंगे। तीसरी बात, अभी हाल में आरएसएस बीजेपी के थिंक टैंक ने बिहार के विकास को लेकर के एक हास्यास्पद रिपोर्ट जारी की। हास्यास्पद है, आप देखिए, कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कोई आंकड़ा कहीं से उठा लिया, कोई कंपेरेबल नहीं है। हम उसके डिटेल में जाएंगे तो आपको वक्त लगेगा, मेरे पास सारे कागजात हैं, लेकिन मैं उसके बारे में भी आज पॉइंट वाइज, आज ही ये जो तथाकथित उनके थिंक टैंक के द्वारा जो बिहार के विकास के बारे में एक हास्यास्पद रिपोर्ट जारी की गई है और किस तरह से अपनी सुविधा से कौन से आंकड़े कहां से उठा लिए गए हैं, किसी भी स्रोत के आंकड़े, आप बिहार के बारे में जितनी निगेटिव स्टोरी वेबसाइट वगैरह पर उपलब्ध है सबको पिकअप करके, और वह भी अपनी सुविधा से कट एंड पेस्ट करके, वो कोई रिसर्च वर्क नहीं, तो उसका भी बिंदुवार पॉइंट वाइज जवाब
आज रिलीज करेंगे शाम तक, क्योंकि डिटेल आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बिंदु पर बताना आपको भी समय चाहिए, इसलिए उसको जारी कर देंगे। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, और इसके अलावे अब आप जो चाहें। एक एक करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्टैंड साफ है कि आरक्षण के प्रावधान में कोई बदलाव बीजेपी नहीं चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल महागठबंधन के सामने रखा कि कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने जो बयान दिया, क्या उसका समर्थन महागठबंधन करता है? क्या उसके बाद भी महागठबंधन कांग्रेस के साथ रहेगा? आरजेडी जेडी कांग्रेस के साथ रहेगा? अमित शाह जी अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक राजनैतिक संगठन है, इसके अलावे कुछ नहीं। और बार बार ये कहते हैं कि हमारा विचार वही है, और अभी भी 3 दिन के शिविर में उन्होंने कहा। इसलिए उनके कहने से यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती है। बीजेपी की औकात क्या है आरएसएस के साथ? आरएसएस चीफ ने जब कोई बात कह दी तो वो अंतिम है। अमित शाह जी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, बिहार चुनाव में हारेंगे, छुट्टी होगी, तो ये क्या बोलेंगे? इनके बोलने का कोई मतलब नहीं। या दिल्ली में वो मंत्री जी को लगा दिया, कॉल ड्रॉप ठीक है नहीं कर रहे हैं, वो सफाई दे रहे। अरे भाई, आप लोगों का कोई मतलब है क्या? जब आरएसएस चीफ ने कह दिया, सर्वे सर्वा ने कह दिया, तो वैचारिक प्रश्न जहां तक है, विचार का, नीतियों का जहां तक प्रश्न है, वो सुप्रीम है। हमने तुलना कर दी कि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हो जाए, उसके बाद तो कुछ, उसके आगे कुछ है नहीं अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी व्यवस्था में आरएसएस चीफ के बोलने के बाद में रही बात, आपने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस में किसने क्या कहा उसके लिए हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इंडिविजुअल कोई बोल रहे होंगे, कोई अरे भाई क्या मतलब है, तो कांग्रेस पार्टी के बैठे हुए आपको बता देंगे। लेकिन आरएसएस चीफ आप तुलना कर रहे हैं, मतलब आरएसएस चीफ की हैसियत क्या आप चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के एक अनेक प्रवक्ताओं में से एक व्यक्ति है क्या? दोनों की हैसियत बराबर है क्या? अरे कांग्रेस पार्टी में कोई बात अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बोले तो उसका मतलब है। इसलिए उनकी इस सफाई से कोई मतलब नहीं, उससे कोई स्पष्टता नहीं होती है। और हमने पढ़कर सुना दिया, वो तो एक कमिटी की बात कह रहे हैं, यानी हमने उसको नाम दिया है एलिट कमिटी। संविधान से इतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं। मतलब उस कमिटी का क्या अपने संवैधानिक व्यवस्था में यह मुमकिन है, यह संभव है? हां, यह तभी संभव है जब इनके हाथ में इतनी ताकत आ जाए देश से लेकर के राज्यों में कि जो हमारी जो व्यवस्था है, संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसको वो ध्वस्त करके अपना बिल्कुल तानाशाही कायम करते। और तब क्या इसको कोई देश की जनता बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया। राजस्थान में अलग जाकर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो बहुत राज्यों में कुछ कुछ लोगों ने करने की कोशिश की। संविधान में साफ तौर पर कहा गया है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े उनको माना गया है पिछड़ा। सामाजिक और शैक्षणिक, सोशियो एजुकेशनल आधार है, इसके अलावा कोई आधार नहीं। यही नहीं, आप तो ये कह रहे हैं भाजपा शासित प्रदेश में तो बात यहां तक हो गई है कि जो पढ़ेगा, एक खास स्तर तक पढ़ा रहेगा, वही पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले सकेगा। यह कैसे हो सकता है?
इस संविधान के इतर है। भाई ये बालिग मताधिकार के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने सोच समझ कर किया है। तो दुनिया में कई जगहों पर था कि लिटरेट लोग हो सकते हैं। बहुत संघर्ष के बाद यूनिवर्सल राइट ये मिला, और अपने देश में तो आजादी के बाद संविधान में बालिग मताधिकार मिला। ये यूनिवर्सल अधिकार है, सबको अधिकार है। और कुछ मामले में कोई दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, आदि आदि उसका क्लॉज दिया गया जिस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता। तो ये तो संविधान की मूल धारा के खिलाफ जहां जहां इनको काम मिला, पता नहीं शायद सब्जेक्ट टू करेक्शन हरियाणा है क्या ये जो लिटरेट वाला, हाँ जहां भी हुआ हो सब्जेक्ट, किसी राज्य में ऐसा किया गया है, हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो अनर्थ है, हो ही नहीं सकता है। बालिग मताधिकार संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है और सबसे शक्तिशाली अधिकार है। तो उसको कैसे खत्म कर दीजिएगा किसी भी चीज में? आप चुनाव में महिलाओं के, पहले तो महिलाओं को वोट का राइट नहीं था, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, संघर्ष के बाद वो अधिकार मिला। तो इसलिए ये जो कुछ भी बोल रहे हैं संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ बोल रहे हैं। और मेरी तो निश्चित मान्यता है कि चूंकि इन लोगों की कोई भागीदारी आजादी की लड़ाई में नहीं थी, इसलिए आजादी की लड़ाई के जो मूल्य है, लोकतंत्र, समानता, न्याय, इससे उनका कोई वास्ता नहीं। अब आप ही फर्क समझा दीजिए। हम आपको कितना भी समझाएंगे तो आप सब सुनिए। हम एक बार, बिहार में अकेला चुनाव हो रहा है, देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई है, तो सब जगह लोगों की रुचि है कि बिहार के चुनाव में क्या हो रहा है। तो जैसे बीजेपी मंत्री और नेता का यहाँ एकदम जमावड़ा हो गया है, वैसे ही देश भर से लोग आ गए हैं, तरह तरह के अध्ययन कर रहे हैं, रोज अखबार में देखते हैं। अरे एक बात बहुत स्पष्ट है, किसी प्रश्न के उत्तर में क्या कहा जाता है वो अपने आप में स्पष्ट है। आप उस पूरे फुटेज को निकाल लीजिए, वही उत्तर है। और जहां तक प्रश्न है, आज जो जंगल राज का डर दिखाने की कोशिश की जा रही है वो जानबूझकर प्रायोजित है, और जितने लोग आ रहे हैं सबके दिमाग में जबरदस्ती इस बात को डलवाया जाता है। यहां जो लोग रह रहे हैं उन सबों को मालूम है कि कोई जंगल राज नहीं है, कानून का राज है, और ये जो कानून का राज है यही कानून का राज चलेगा, इस पर कुछ नहीं है। अब आप आगे दूसरा सवाल। जो रिजाइन दिया उसके बाद उन्होंने एक सवाल उठाया कि लालू प्रसाद जी बीजेपी के लिए कहीं न कहीं प्रॉक्सी खेल रहे हैं, आपके साथ में वो जगह कर सकते हैं। आपको इसकी उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो बोल रहे हैं सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा जरा बताइए ना, आप जब पूछ रहे हैं तो आपसे आपको जानकारी दे रहे हैं, शायद आपके जेहन में बीजेपी पता नहीं क्यों एक कोई जैसा लगता है कभी कभी कि सेक्रेड काऊ जैसा है। अभी बिहार में जनसंघ के कौन फाउंडर हैं? आदरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी जीवित थे तो उनकी पुत्र वधू को टिकट मिल गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका टिकट काट दिया। क्या मन पर बीत रहा होगा जो कैलाश जी के साथ काम किए होंगे? अरे ये तो यूज एंड थ्रो वाले हैं। चंद्रमोहन राय जी इनके फेस थे ना, आप सब लोग जानते हैं ना। 2005 में सरकार बनी तो उसमें मंत्री थे ना, स्वास्थ्य मंत्री थे ना, फेस थे इनके। और वे क्या कह रहे हैं तो इस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लालू जी को डील करने का अपना तरीका है। ये बात पूर्वे जी बता देंगे आप।
तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि बिहार को नीचा दिखाने की साजिश रची जा रही है और साथ ही आरक्षण को लेकर आरएसएस और मोदी पर बड़ा हमला बोला। जो ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू दिया था मोहन भागवत ने और साथ ही मनीष तिवारी ने जो समर्थन किया था, वो जब सवाल पूछा गया उनसे तब उन्होंने कहा कि उस बयान से कोई मतलब नहीं। और साथ ही मोहन भागवत को लेकर उनका जो बयान है वो बेहद खतरनाक है, आरक्षण को खत्म करने वाला बयान है, इस तरह की बात कही है नीतीश कुमार ने। और साथ ही जब मनीष तिवारी से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्योंकि आपको बता दें मोहन भागवत के बयान का एक तरीके से समर्थन किया था मनीष तिवारी ने, तो उसका जवाब नहीं दिया हालांकि नीतीश कुमार ने, लेकिन यह भी कहा कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और जाति के आधार पर चुनाव एनडीए लड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें आज भी जो टिकटों का ऐलान हुआ है महागठबंधन की ओर से चाहे एनडीए की ओर से, जाति के आधार पर ही टिकटों का ऐलान, उम्मीदवारों का ऐलान दोनों तरफ से किया गया है।